हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। हम चल रहे हैं हमारी एक सीरीज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम 2024। एज वी नो दैट हमारा 18 को एग्ज़ाम है, और 18 को एग्ज़ाम है तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो एग्ज़ाम में कंफर्म हमें देखने को मिलते हैं कि मैं आपको कंफर्म कह सकती हूँ कि आप एग्ज़ाम पेपर देख रहे होंगे और आपको वो टॉपिक मिलने वाला है। ऐसे ही कुछ टॉपिक हम डेली डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि पिछली सीरीज़ में हमने बजट टॉपिक डिस्कस किया था। आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसको मैंने डिस्कस किया। आज का जो टॉपिक है वो जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मौद्रिक नीति, यानी कि मौद्रिक नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। दो दो चैप्टर्स हैं जो मौद्रिक नीति से रिलेटेड है, एक हमारा केंद्रीय बैंक वाला, एक हमारा न्यून मांग और अधिमांग वाला। तो मौद्रिक नीति होती क्या है, कौन निर्धारित करता है? केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है। केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है तो किस चीज़ के बारे में सोचता है? मुद्रा की आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए वो मौद्रिक नीति को अपनाता है। और जो कुछ समष्टि आर्थिक कारक होते हैं, जैसे कि रोजगार को बढ़ाना, इन सब चीज़ों के लिए मौद्रिक नीति को अपनाया जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि मौद्रिक नीति में कौन कौन से दो उपाय आते हैं। पहला आता है मात्रात्मक उपाय, दूसरा आता है हमारा गुणात्मक उपाय। यानी कि दो उपाय हैं, एक है मात्रात्मक उपाय, एक है हमारा गुणात्मक उपाय। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मात्रात्मक उपाय या साधन, दोनों में से एक भी बोल सकते हैं। मात्रात्मक साधन में सबसे पहला है हमारा रेपो दर। रेपो दर का मतलब क्या होता है? जब केंद्रीय बैंक उधार देता है किसको? बैंकों को। जिस दर पर केंद्रीय बैंक किसको? वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेपो दर। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। आपको हाइप समझ में आ गया होगा। अब दो स्थिति लगा के रखना। अधिमांग, अच्छा अधिमांग का मतलब क्या होता है? हमारी अर्थव्यवस्था में स्फीति है, यानी कि वो जो हम कहते हैं ना मुद्रास्फीति है, या हम इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं वो है। तो अधिमांग होगी तो क्या करेगी आरबीआई? क्या करेगा? रेपो रेट में बढ़ोतरी करेगा, यानी कि रेपो रेट बढ़ा देगा। रेपो रेट बढ़ा देगा तो क्या होगा? ब्याज को उच्च ब्याज दर पर उधार मिलेगा। बैंकों को उच्च ब्याज दर पर क्या मिलेगा? उधार मिलेगा, जिसकी वजह से बैंक ब्याज दर में अपने बैंक ब्याज दर में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि उसको नुकसान होगा अगर वो कम ब्याज दर पे करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? ऋण की मांग घटेगी, और ऋण की मांग घटेगी तो अर्थव्यवस्था में अधिक मांग की समस्या नियंत्रण में आ जाएगी। तो जब अधिक मांग है या मुद्रास्फीति है तो दोनों ही केस में वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक क्या करेगा? रेपो दर में बढ़ोतरी कर देगा। चलिए इसका दूसरा केस करते हैं। ये वही चीज़ है, रेपो दर में बढ़ोतरी करेगा। रेपो दर में बढ़ोतरी करने से ब्याज दर में बढ़ोतरी, जिससे ऋण की मांग घटेगी और अधिक मांग की समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब आ जाओ मात्रात्मक साधन के दूसरे वाले उपाय पे। दूसरा उपाय क्या है? विपरीत रेपो दर। विपरीत रेपो दर क्या होता है? विपरीत रेपो दर में अब केंद्रीय बैंक उधार लेता है किससे? बैंक से। किससे उधार लेता है? बैंक से। अब ये तो नहीं कह सकते, अब कहेंगे केंद्रीय बैंक क्यों बैंकों से उधार ले रहा है? केंद्रीय बैंक बैंकों से उधार नहीं लेता है। जब वाणिज्यिक बैंकों के पास में अधिक पैसा बच जाता है तो वो किसके पास रख देते हैं? केंद्रीय बैंक के पास रख देते हैं। तो इसका साधन का भी वो प्रयोग करता है ज़्यादातर अपनी जो भी अधिमांग और न्यून मांग की समस्या को ठीक करने के लिए। तो क्या करेगा? पैसा उधार ले रहा है, अब विपरीत रेपो दर को कैसे ठीक कर सकता है? अधिक मांग है तो क्या करेगा? विपरीत रेपो दर को क्या, रिवर्स रेपो दर जिसे हम कहते हैं, विपरीत रेपो दर को बढ़ा देगा। विपरीत रेपो दर बढ़ेगी तो आरबीआई को अधिक कर्ज देगा। कौन? बैंक। ज़्यादा पैसा उनके पास रखेगा, जिसकी वजह से कम पैसे बचेंगे लोन के लिए। लोन के लिए कम पैसे बचेंगे तो क्या आ जाएगी? अधिक मांग की समस्या हमारे नियंत्रण में आ जाएगी। दूसरा है न्यून मांग। न्यून मांग है तो रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देगा? कम कर देगा, जिसे हम कहते हैं विपरीत रेपो दर में क्या कर देगा? कमी कर देगा। आरबीआई को कम कर्ज देगा, आरबीआई के पास कम पैसा जाएगा, तो कम पैसा बचाएगा तो क्या होगा? लोन के लिए अधिक पैसा बचेगा। अधिक पैसा होगा और अधिक पैसा बचेगा तो क्या होगा? कम मांग पर नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, ये दो स्थिति हैं। कौन से वाली? अधिक मांग और न्यून मांग की। कौन से केस में? हमारा कौन सा चल रहा है? हमारा विपरीत रेपो दर। तीसरा हमारा खुले बाजार गतिविधियाँ। खुला बाजार गतिविधियाँ क्या होती है? जब केंद्रीय बैंक यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक सरकारी प्रतिनिधियों को बेचता और खरीदता है, किसमें? बैंकों के थ्रू, उसको हम कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं।
खुले बाजार की क्रियाएं पैसों की आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए अल्पकालीन कोषागार या अन्य प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने से संबंधित है। जब वो बेचता या खरीदता है, क्यों बेचता खरीदता है? जब भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति है या अपस्फीति है, उसको ठीक करने के लिए वो ऐसा करता है। जैसे कि मैं कहूँ, केंद्रीय बैंक है, अतिरिक्त मांग है, तो केंद्रीय बैंक ने क्या किया? सरकार को बेचना प्रतिभूतियाँ, सरकार की जो प्रतिभूतियाँ उसको बेचा। बेचने से क्या होगा? किसको बेच दिया? बैंक को। और बैंक किसको बेचेगा? आम जनता को। आम जनता के पास का जो पैसा था वो प्रतिभूतियों को में बेचा गया, तो किसके पास पहुंच गया? केंद्रीय बैंक के पास। तो पैसे की आपूर्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अगर न्यून मांग है तो क्या होगा? केंद्रीय बैंक सरकार की प्रतिभूतियों को खरीदेगा। खरीदने से क्या होगा? पैसा किसके पास जाएगा? जनता के पास। खरीदेगा तो जो पहले से खरीदा, केंद्रीय बैंक पैसा जनता को देगा। जनता को पैसा देने से उच्च धन की आपूर्ति होगी, यानी कि पैसों की आपूर्ति बढ़ेगी और इस तरीके से न्यून मांग की समस्या ठीक हो जाएगी। तो ये सब करेगा केंद्रीय बैंक, किस चीज़ों को ठीक करने के लिए? खुले बाजार की क्रियाओं में। अब आ जाओ नकद आरक्षित अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात क्या होता है? जैसे कि एक पर्सन है, इसने पैसे डिपॉजिट करे 1,000 रुपये। 1,000 डिपॉजिट किए तो बैंक अब पूरे के पूरे पैसे एज ए लोन नहीं दे सकता। 100 रुपये उसने क्या किए? रिजर्व बैंक के पास दिए। और क्योंकि हमारा जो CRR था वो कितना था? 10%। और 900 रुपये अपने पास रखे, वो उसने व्यक्तियों के ऋण के रूप में वितरित कर दिए। व्यक्तियों को जिसको भी ऋण चाहिए था उसको ऋण दे दिए। इसी को हम कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात, यानी कि जो 100 रुपये थे वो RBI को दे दिए, बाकी 900 रुपये ऋण के रूप में दे दिए। अब क्या होगा? दो स्थिति, अधिक मांग। अधिक मांग के केस में क्या करेगा? CRR बढ़ाएगा। बढ़ने से क्या होगा? RBI के पास अधिक पैसा रखना पड़ेगा। RBI के पास अधिक पैसा रखना पड़ेगा तो उसके पास लोन के लिए कम पैसे बचेंगे। लोन के लिए कम पैसे बचेंगे तो क्या होगा? मुद्रा की आपूर्ति में कमी होगी। लेकिन अगर कम मांग है, यानी कि न्यून मांग है, तो CRR को क्या कर देंगे? घटा देंगे। घटा देंगे तो बैंकों के पास, RBI के पास कम पैसा देना पड़ेगा। कम पैसा देना पड़ेगा तो लोगों के पास में ऋण के लिए अधिक पैसा बचेगा। अधिक पैसा बचेगा तो मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा कौन सा वाला? CRR। ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम होता है वैधानिक तरलता अनुपात। ये क्या होता है? जब बैंक होते हैं, डिपॉजिट्स लेता है तो उसको गोल्ड के रूप में, सिक्योरिटीज़ के रूप में और कैश के रूप में रखता है, तो उसको हम कहते हैं किसके पास? अच्छा, ये जो होता है ना, ये अपने पास रखता है, लेकिन RBI इसको इसके बदले में क्या देता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है। तो ऐसे उसको हम कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी चीज़? गोल्ड, कैश और सिक्योरिटी। तो ये क्या होती है? प्रत्येक बैंक को अपनी शुद्ध मांग और स्वाधीन जमा का एक विशेष हिस्सा नकद, सोना या अन्य तरल संपत्ति के रूप में रखना पड़ता है। तो अब इसमें भी सेम वैसे ही काम करेगा। अगर जैसे कुल 100 रुपये 1,000 रुपये था, CLR 18% है, तो क्या होगा? 180 रुपये सोने प्रतिभूतियाँ नकदी के रूप में रखेगा और जो बाकी बच गया वो किसको दे देगा? लोन के रूप में दे देगा। तो सेम वैसे ही काम करेगा जैसे CRR करता है। SLR क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ने से क्या होगा? प्रतिभूतियों को के रूप में अधिक धन आरक्षित करना होगा। आरक्षित करेंगे तो उसे कम पैसे बचेंगे लोन के लिए, और लोन के लिए कम पैसे बचेंगे तो क्या होगा? लोन के लिए कम पैसे बचेंगे तो मुद्रा की पूर्ति कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरा हमारा SLR घटेगा तो बैंकों को नकद में कम धन आरक्षित रखना पड़ेगा। कम रखना पड़ेगा तो ऋण के लिए अधिक पैसा बचेगा और मुद्रा की आपूर्ति में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ये सब चीज़ें होंगी बाकी इंस्ट्रूमेंट को अपना के। अब आ जाओ गुणात्मक उपाय। ये सब हमारे कौन से थे? मात्रात्मक उपाय। ठीक है, अब हम आते गुणात्मक उपाय। गुणात्मक उपाय कौन कौन से हैं? पहला है हमारा क्रेडिट राशनिंग, दूसरा है हमारा मार्जिन आवश्यकता और तीसरा है हमारा नैतिक दबाव। तो जरा पहले देखते हैं कौन सा वाला है। पहले है सीमांत आवश्यकता। अच्छा, सीमांत आवश्यकता किसको बोलते हैं? मार्जिन आवश्यकता को हम सीमांत आवश्यकता बोलते हैं। तो सीमांत आवश्यकता क्या होती है? इसको एक एग्जांपल दे। ये पर्सन है, इसने होम लोन लेना है। होम लोन लिया इसने 25 लाख का। बैंक के पास गया, बैंक ने कहा ये तुम्हारी सिक्योरिटीज़ है। तो उसने बोला हाँ सिक्योरिटीज़ तो है मेरे पास। उसकी कीमत कितनी है? 30 लाख की। लेकिन हम आपको लोन कितने का देंगे? 25 लाख का। तो जो 5 लाख बचे ये क्या है? उसकी सीमांत आवश्यकता। समझ में आ गया कि जो सिक्योरिटी की वैल्यू है, यानी कि घर की कीमत कितनी थी? 30 लाख, उसको लोन कितना मिला? 25 लाख। जो 5 लाख का गैप है वही क्या है? सीमांत आवश्यकता। अब क्या होगा? यदि मान लो जैसे हम इसको डिफाइन, प्रतिभूतियों का वर्तमान मूल्य और दिए गए ऋण का मूल्य क्या कहलाता है? सीमांत आवश्यकता। अगर कम मांग है,
यानी कि न्यून मांग है, तो सीमांत आवश्यकताओं को घटा देंगे। घटाने से क्या होगा, अधिक ऋण उपलब्ध होगा। लेकिन अगर क्या है, प्रतिभूतियों का वर्तमान मूल्य, दिए गए ऋण का मूल्य अधिक मांग है, तो क्या होगा, सीमांत आवश्यकताओं को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। बढ़ाने से क्या होगा, कम ऋण उपलब्ध होगा। तो लास्ट, ऋण की राशनिंग। ऋण की राशनिंग का मतलब होता है विभिन्न व्यवसाय गतिविधियों के लिए क्रेडिट कोटा का निर्धारण, कि इतना ही क्रेडिट उनको दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो क्या होगा, अधिक मांग होगी तो क्रेडिट राशनिंग का परिचय मतलब देंगे, क्रेडिट राशनिंग इंट्रोड्यूस करेंगे। इससे क्या होगा, पैसों की आपूर्ति कम होगी, यानी कि क्रेडिट को कम कर देंगे जो भी विभिन्न कृत्यों एक्टिविटीज़ के लिए दिया जाता है। और अतिरिक्त मांग क्या हो जाएगी, नियंत्रण में आ जाएगी। लेकिन अगर कम मांग है तो क्या करेंगे, क्रेडिट राशनिंग शुरू नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि जो कम, उस क्रेडिट को कम कर देंगे, नहीं, क्रेडिट को कम नहीं करेंगे बल्कि बढ़ा देंगे और पैसे की आपूर्ति को बढ़ाएंगे। और इससे नियंत्रण की कमी मतलब कौन सा होगा, मांग जो हमारी न्यून मांग है वो कम, सही नियंत्रण में आ जाएगी। लास्ट है हमारा नैतिक दबाव। नैतिक दबाव में या तो वो सलाह देता है या वो दबाव डालता है। बैंक कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करता, या तो वो क्या करता है, सलाह देता है या दबाव डालता है। कैसे करता है ज़रा देखते हैं। मान लो अतिरिक्त मांग है, यानी कि ऑलरेडी लोगों के पास पैसा है, तो ऋण नीति को प्रतिबंधित करने का सलाह देगा, मतलब ऋण कम से कम लोगों को दिया जाए। लेकिन अगर कम मांग है तो क्या करना चाहिए, उधार ऋण नीति, मतलब अधिक से अधिक उधार दिया जाना चाहिए। तो ये थे आपकी कौन सी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाई और आप प्लीज़ इसको छोड़िएगा मत, इस टॉपिक को पक्का तैयार करके जाइएगा, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।